अस्सलाम वालेकुम फॉलोवर्स, आप देख रहे हैं ट्री वर्ल्ड नॉवेल्स। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आजकल जो नावल है वो जिनसात पर बेस्ड है, तो चले नॉवल की तरफ। अनाबिया इस वक्त बाप और भाई के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। ये लोग इस बच्ची को लेने तुर्की जा रहे थे, जिसे तैमूर ने अडॉप्ट करने का सोचा था। अनाबिया, कहीं बाहर नहीं जाना और अपना बहुत ध्यान रखना। कहीं बाहर नहीं जाना और किसी से बात भी मत करना ज्यादा। बाबा, आप तो परेशान होते हैं, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। छोटे बाबा है ना हमारे पास। मुझे बताना याद नहीं रहा कि तुम्हारे छोटे बाबा जा रहे हैं हमारे साथ ही। अलबत्ता तुम्हारी छोटी मामा को गांव जाना पड़ा है किसी काम से, इसीलिए तुम और सारा नाम अपनी दादी के साथ अकेली होगी। अलबत्ता तुम्हारी छोटी मम्मा को गांव जाना पड़ रहा है किसी काम से, इसीलिए तुम और सारा अपनी दादी के साथ अकेली होंगी। ये सुनते ही अनाबिया बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसे डर था कि छोटे पापा उन्हें बलूचिस्तान जाने से रोक ना ले। छोटी, तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है। वापसी पर मेरे साथ तुम्हारी भतीजी भी होगी। मुझे इंतजार रहेगा भैया, आप जल्दी आइएगा। अरमान और अनाबिया दोनों गाड़ी के पास खड़े हुए थे। अनाबिया के हाथ में बैग थी जो अपने साथ लेकर जा रही थी। उसका इरादा अपनी फूफू के घर रहने का था। सारा दादी को बाहर ला रही थी। अब उनका मकसद दादी को समझाना था कि ये लोग बलूचिस्तान क्यों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैंने मना भी किया था कहीं नहीं जाना। नानी, घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, मोरू ने आपको फौरन बुलाया है, हमें फौरन जाना होगा, इसीलिए मैं आपको ले जा रहा हूँ। तो लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ सकता। अनाबिया को हम वहाँ नहीं लेकर जाएंगे। नानी, हम उसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते, पीछे कोई भी नहीं है। आप परेशान क्यों होती है? मैं हूँ ना आप लोगों के साथ, कुछ भी नहीं होगा। दादी जान, अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, पप्पू ने हमें आज ही पहुँचने के लिए कहा है। दादी परेशान हो गई, वो समझ नहीं सकी कि इस वक्त उनको क्या जवाब दे। ठीक है, मगर अनाबिया, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। हम जहाँ भी जाएंगे तुम मेरे साथ ही रहना। क्वेटिया एयरपोर्ट पर ये लोग उतरे और अपना सामान लेकर बाहर आए। अनाबिया, तुम नानी जान को लेकर गाड़ी में बैठो, हम आ रहे हैं। सारा, तुम मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। सारा और अरमान बात करने के घर से एयरपोर्ट के अंदर चले गए, जबकि अनाबिया को क्वेटिया में उतरते ही कुछ अजीब सा एहसास होना शुरू हो गया, जैसे इसका इस जगह से बहुत गहरा ताल्लुक है। यहाँ की फिजा उसे अपना अंदर चीरती हुई महसूस हो रही थी। ये पहली बार क्वेटिया आ रही थी। उसे याद था कि उसकी वालदा बताया करती थी कि जब बहुत छोटी थी तो ये आखिरी बार क्वेटिया आई थी, शायद जब ये बीमार थी, तभी क्वेटिया से शहर चले गए थे ये लोग। नानी जान, कितना खूबसूरत है हमारा इलाका। अरमान पीछे से आया और अपनी नानी के कंधे के इर्द गिर्द बाजू फैलाया। हाँ, मैं भी बहुत अरसे बाद यहाँ पर आ रही हूँ, काफी अरसा हो गया यहाँ आए हुए। दादी, अब हम कुछ अरसा यहाँ पर रहकर ही जाएंगे। सारा गाड़ी में बैठते हुए दादी को बोल रही थी, जबकि अनाबिया बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। उससे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कैसे जज्बात हैं इस जगह पर आकर। अनाब और अरमान फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। अरमान जो ही जियारत के इलाके में दाखिल हुआ, अनाबिया के दिल के अंदर बेचैनी बेतहाशा बढ़ गई थी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतनी ज्यादा बेचैन क्यों हो? सारा ने अनाबिया के चेहरे पर परेशानी देखी तो उसे पूछ ही लिया। पता नहीं, यहाँ पर आकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शहर से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। हालांकि मैं शहर की ही हूँ, मगर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ मेरा कोई अपना रहता है। वहम है तुम्हारा बेटा, कुछ भी नहीं है ऐसा। अरमान, जल्द अज जल्द हमें घर पहुंचाओ, दादी ने अरमान को कहा, जबकि अरमान ने गाड़ी रोक दी थी। अनाबिया, पीर साईं का मजार आया है, हम यहाँ हाजिरी दिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। हम इन्हें बहुत मोतबर समझते हैं। तुम भी उतरो और सारा तुम भी उतरो। दादी ने ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर बेतहाशा परेशानी आ गई। अरमान बेटा, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, सीधा घर चलो। नानी जान, आप भी जानती हैं कि हम यहाँ हाजिरी दिए बगैर आगे नहीं जाते। लड़कियां पहली बार आई हैं तो उन्हें यहाँ लेकर आना चाहिए। अरमान ये बात कर रहा था जबकि अनाबिया गाड़ी से निकलकर मजार की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू हो गई थी। अरमान, इसे रोक लो, इसे मत जाने देना, वरना वो हमसे हमेशा के लिए छीन ली जाएगी। क्या हो गया है दादी जान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोग वो बात नहीं जानते जो मैं जानती हूँ। जाओ और फौरन रोको उसे। अगर वो मजार के अंदर चली गई तो वो हमारी नहीं रहेगी।
अरमान ने दादी की बात सुनी तो सामने सीढ़ियां चढ़ती अनाबिया पर नजर पड़ी। वो ऐसे ऊपर जा रही थी जैसे वो अपने होशो हवास में ना हो। अनाब, रुक जाओ, ऊपर मत जाओ। अरमान उसके पीछे भागा, मगर अनाबिया ने उसकी एक बात ना सुनी और मज़ार के अंदर चली गई। ये जैसे ही मज़ार के अंदर गई, उस पर फूलों की बेतहाशा बारिश हुई। उसे समझ नहीं आई कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई दुनिया नहीं थी जिसे ये छोड़कर आई थी। आगे रोशनी ही रोशनी थी। उसे समझ नहीं आई कि ये कहाँ आ गई है। बाबा, बाबा कहाँ है आप? ये मज़ार के अहाते में आ गई और भागने लगी। ये जो ही आगे बढ़ी, उसे एक शख्स बैठा हुआ नजर आया। वो दुआ कर रहा था। उसके हाथ उसकी आंखों पर थे। अनाबिया के नीले निशान में सख्त तकलीफ होना शुरू हो गई और उसके अंदर से नीली रोशनी निकलने लगी। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ गए और ये ऊंची आवाज से रोने लग गई। कौन हो तुम? और ये मेरे साथ क्या हुआ है? सामने बैठे शख्स ने जो ही अपनी आंखों से हाथ हटाए, अनाबिया डर के मारे पीछे भागी। इस शख्स की गहरी नीली आंखें बिल्कुल अनाबिया जैसी थी। इसके हाथ पर नीला निशान भी रोशनी निकाल रहा था। कौन हो तुम? तुम्हारा महरम, तुम्हारा शोहर सरदार अब्दुल जब्बार खान। तुम्हें यहाँ आना था, ये हमारा वादा था। आज वो वादा पूरा हुआ। अब तुम मुकम्मल तौर पर मेरी दस्तरस में हो। जब्बार जमीन से उठा और अनाबिया की तरफ आने लगा। इसका कद 6.5 फुट था। जिस्म किसी वहशी की तरह चौड़ा। उसके बाजू उसके सफेद कुर्ते से भी बाहर झांक रहे थे। सुर्ख और सफेद रंगत पर नीली आंखें बहुत खूबसूरत लगती थी। बाल माथे पर आए हुए थे, जबकि ये बड़ी शान से अनाबिया की तरफ आ रहा था। मुझे जाना है। ये पीछे की तरफ भाग गई, मगर जिन सीढ़ियों से ये आई थी वहां पर नहीं थी। तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक जाता है। अब तुम्हारी जिंदगी के बाकी तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। अनाबिया को बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर न आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे इतनी तेजी में मज़ार की सीढ़ियां चढ़ गई और अंदर आ गई। जब्बार उसकी तरफ आने लगा। मेरी नानूर दुल्हन, फरार का अब कोई रास्ता नहीं। अब तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें मेरे पास रहना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं ये किस जगह पर आ गई हूँ। ये अनाबिया के करीब आया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अनाबिया के निशान से निकलती रोशनी ने उसके दर्द में शिद्दत का इजाफा कर दिया। इस वेशी से जान छुड़ाने के लिए अनाबिया पूरी कोशिश कर रही थी, मगर ऐसा लग रहा था कि ये इंसान नहीं है। कोशिश का कोई फायदा नहीं शहजादी। अब आप अपने घर आ चुकी हैं। मज़ार के पिछले रास्ते से यहाँ से ऐसे ही उठाए निकल गया। उसने पिछली सीढ़ियाँ जैसे ही तय की, नीचे लोगों का हजूम था। अनाबिया पर फूलों की बारिश हुई, मगर नीले फूलों की। जब्बार खान ने अपने ऊपर की हुई चादर उसके इर्द गिर्द फैला दी। दर्द की शिद्दत से ये अपने हवास खो रही थी। मुझे जाने दो, मेरा तुम्हारी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। आपका ताल्लुक हमारी दुनिया से शुरू से है और हम भी इंसान हैं आप ही की तरह। जब आप अपने हवास में होंगी तो हमारी हकीकत जान जाएंगी। जब्बार ने उसकी पेशानी चूमी और उसकी आंखों पर एक हाथ रखा, जिससे अनाबिया अपने होशो हवास से बेगाना हो गई। जिंदा सलामत रहे हमारे शहजादे और शहजादी। लोगों के शऊर में से यहाँ से लिए दरख्त के पास आया, जहाँ से हारून ने उसका बंधा हुआ घोड़ा खोला और ये उसे लिए घोड़े पर बैठ गया। बहुत जल्द आप अपने महल में होंगी, हमारी मंजिल पर। अनाबिया को अपनी बाहों में छुपाए उसने घोड़ा दौड़ा दिया। लोगों ने उन पर जाते जाते बेतहाशा फूल फेंके। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। पूरे खान महल में रोशनी थी, क्योंकि आज उनकी मलका आ चुकी थी। कमरे की वसत में पड़े थे बेड पर लेटे नीली शहजादी अपने शहजादे के होश उड़ा रही थी। उसके बाल आज शहजादी की ख्वाहिश पर तकिए पर बिखरे हुए थे और सामने खड़ी नफीस सी औरत ने जब्बार के कंधे पर हाथ रखा। बहुत प्यारी है ये, जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा। तुम जानते हो तुम्हारे बच्चे बहुत खूबसूरत होंगे, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। जब्बार ने अपनी माँ की तरफ देखा। वालदा, अब जान नहीं सकती, हम आज ज्यादा खुश हैं। हमने इनका कितना इंतजार किया है। इन्हें इस जगह पर देखने के लिए हमने अपने दिन रात गिने हैं। आप जानती हैं हम कितनी रातों से ये सोच कर नहीं सोए कि कुछ अरसे बाद ये हमारे पास होंगी। हम जानते हैं आप इनसे मोहब्बत नहीं इश्क करते हैं। ये है भी इसी काबिल, लेकिन क्या जब ये होश में आएंगी तो इस दुनिया को कबूल कर पाएंगी?
والدہ یہ اس دنیا کا حصہ ہے، یہ چاہے نہ چاہے انہیں قبول کرنا ہے۔ جبار نے انابیا پر دیا ہوا کمبل دوبارہ سیٹ کیا جس سے اسے سردی نہ لگ جائے۔ کمرے میں آتش دان دہک رہا تھا، باہر برف پاری ہوئی تھی جبکہ اندر کا موسم بہت گرم تھا۔ انابیا کو یہاں لاتے ہی جبار نے کمبل میں لٹا دیا اور اسے اضافی سویٹر بنا دی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اتنی سردی کی عادی نہیں ہے۔ تم اس کا خیال رکھو، ہم تمہارے ولیمے کی تیاری دیکھ لیں۔ جی والدہ۔ آمنہ اور شجاع اپنی 3 سالہ بیٹی کو لے کر میرے سائیں کے مزار پر آئے۔ یہ لوگ ان کے خاندانی مرید تھے۔ انابیا شدید بیمار تھی۔ ان لوگوں نے ملک کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا تھا مگر انابیا کو کسی سے بھی آرام نہ آیا۔ آخری حربہ اسے مزار پر لانا ہی تھا۔ یہ لوگ نہیں جانتے تھے اسے یہاں لانا ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ انابیا کو بہت منتوں اور مرادوں سے شجاع خان نے مانگا تو اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ میر ابراہیم بڑے آرام سے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سلام میر سائیں۔ شجاع نے آگے بڑھ کر میر سائیں کا ہاتھ چوما اور سلام کیا۔ آمنہ اس وقت مکمل نقاب میں تھی اور ان کے ہاتھ میں اپنی سوئی ہوئی بیٹی تھی۔ کیسے آنا ہوا تمہارا شجاع آج یہاں؟ سائیں میری چھوٹی سی بچی ہے، یہ کہیں سے ٹھیک نہیں ہوئی، ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کوئی بیماری نہیں مگر یہ بہتر نہیں ہو رہی، آپ دعا کیجیے نا اسے شفا ہو۔ میر سائیں نے آمنہ کی طرف دیکھا۔ انہیں اس بچی کو دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا جیسے یہ اسے بہت عرصے سے جانتے ہیں۔ اسے ہمارے پاس لاؤ۔ میر ابراہیم نے آمنہ سے بچی کو مانگا۔ شجاع اپنی بیٹی کو لے کر میر ابراہیم کے پاس گئے۔ میر ابراہیم نے بڑھ کر اس بچی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ان کی آنکھیں اس بچی کو دیکھ کر چمکنے لگ گئی۔ شجاع تم جانتے ہو تمہاری بیٹی کون ہے؟ سائیں ہماری بیٹی ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ میر خان قبیلے کی شہزادی ہے یہ، میر خان کے آنے والے اگلے میر سردار کی ملکہ ہے یہ۔ آمنہ اور شجاع دونوں میر ابراہیم کی بات سن کر بہت زیادہ ڈر گئے کیونکہ وہ اس قبیلے کے بارے میں جانتے تھے کہ ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں۔ ان کے خاندان میں بہت سے لڑکوں کے ہاتھوں پر نشان تھے۔ جو میر کی گدی پر بیٹھا اس کے ہاتھ پر خصوصاً نیلا نشان ہوتا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ جنات سے باتیں کر سکتے ہیں یا یہ لوگ خود ان کی مخلوق سے ہیں، مگر یہ لوگ انسان ہی تھے کیونکہ یہ جس طرح رہتے تھے وہ انسان ہی رہ سکتے تھے۔ آج تک کوئی ان کی باتوں کو جان نہیں پایا تھا۔ سائیں ہم عام انسان ہیں، ہمارا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ میر ابراہیم کے ہاتھ میں بچی دے کر شجاع اب خود بھی یہ پچھتا رہے تھے مگر یہ میر ابراہیم کے ہاتھ سے اپنی بیٹی نہیں لے سکتے تھے۔ کرم نواز فوراً آؤ اور اپنے چھوٹے میر کو بلا کر لاؤ، حویلی میں مٹھائی بانٹو اور سب کو بتاؤ کہ ہم آج چھوٹے میر کا نکاح کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی آمنہ نے شجاع کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شجاع میری بچی واپس لیں، یہ بہت ظالم قبیلہ ہے، ان کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں، صرف ان کا مزار یہاں ہے۔ ہم تو ان کو صحیح طرح سے جانتے بھی نہیں، بے شک آپ کا خاندان ان کا خاندانی مرید ہے مگر ہم اپنی بیٹی ایسے کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ ابراہیم آمنہ کی باتیں خاموشی سے سن رہے تھے۔ ڈرو نہیں، تمہاری بیٹی کو جو مقام حاصل ہوگا وہ ہمارے خاندان میں بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ اپنی ایسی قسمت لکھوا کر آئی ہے کہ تم لوگ سوچ نہیں سکتے۔ اگر اسے اس وقت ہی میر کی دسترس میں نہ دیا گیا تو اس کا بچ پانا بہت مشکل ہے۔ میر بھی بہت دنوں سے بے چین ہے، اب ہمیں اس کی وجہ سمجھ آئی۔ میر جبار یہاں داخل ہوا، یہ 8 سال کا بچہ تھا، میر ابراہیم کا پوتا، اس کے ساتھ میر ابو بکر اس کے والد بھی آئے تھے۔ بابا آپ نے یاد کیا ہمیں؟ ہاں ابو بکر، دیکھو اس بچی کو، اس محل کی شہزادی کو، اس کی قسمت تمہارے بیٹے سے جڑی ہوئی ہے۔ ابو بکر نے اسے بابا سے لے کر تھاما۔ انابیا بے تحاشا خوبصورت تھی، اس کے سبز آنکھیں بالکل گڑیا جیسی تھی۔ بابا یہ تو بہت پیاری ہے، یہ شجاع کی بیٹی ہے، بہت پیاری ہے شجاع یہ۔ میر اسے دیکھو، تمہاری گڑیا۔ انہوں نے بچی میر جبار کی طرف بڑھائی جس نے اسے جیسے ہی تھاما ایک نیلی روشنی انابیا کی کلائی پر بنی اور اس کی آنکھیں رنگ بدل گئی۔ یہ بہت دنوں سے بمشکل آنکھیں کھولتی تھی مگر آج اس نے پوری آنکھیں کھولی اور جبار کو دیکھا۔ دیکھو شجاع، اس کی قسمت ہمارے پوتے سے جڑ چکی ہے، یہ آج سے 3 سال پہلے ہی میرے پوتے کے نام ہو گئی تھی۔ اس کی پیدائش کے وقت جبار سے اس کا رشتہ جڑ گیا تھا۔ تمہیں اب اپنی بیٹی ہمیں دینی ہے، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان میں شہزادی بن کر رہیں گی، اسے بے تحاشا پیار دیا جائے گا۔ سائیں بہت چھوٹی ہے،
ہم پر مہربانی کیجیے، ہم تو دعا کروانے آئے تھے، اس کی آنکھیں بدل چکی ہیں، اب تم چاہو بھی تو ہم اسے واپس نہیں کر سکتے۔ ہمارے قبیلے کا یہ اصول ہے کہ یہاں جو شہزادی نیلے رنگ کے نشان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے یا شہزادہ جب اسے ہاتھ لگائے اور وہ نیلا نشان اس کی کلائی پر بن جائے تو اسے واپس نہیں کیا جاتا۔ تم جانتے ہو پورے 100 سال بعد نیلی شہزادی پیدا ہوئی ہے۔ 100 سال بعد کوئی نشان والا شہزادہ پیدا ہوا جو میرا جوان پوتا تھا اور اب اس کی شہزادیہ انابیہ ہے۔ آمنہ اس وقت بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر ان کی بیٹی کا نکاح جبار سے ہو گیا تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ وہ تو یہ بات بھی نہیں جانتی تھی کہ جبار انسان بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اس بچے کو دیکھ کر ہی نظر آتا تھا کہ بچہ انسانوں کی طرح نہیں۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی تھی جو وقت آنے پر رنگ بدلا جاتی تھی اور اس کے نشان سے روشنی بھی نکلتی تھی۔ سائیں رحم کرے، ہماری بیٹی پر بہت چھوٹی ہے یہ، ہم صرف ابھی نکاح کر رہے ہیں، رخصتی جب یہ بڑی ہو جائے گی تب کریں گے، تم پریشان مت ہو، ہم اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھیں گے۔ جبار تمہیں اپنی گڑیا پسند آئی؟ 8 سالہ عبدالجبار خان نے 3 سالہ انابیہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ یہ اپنے دادا کی طرف مڑا اور ہنسا۔ یہ تو بہت پیاری ہے دادا جان، کیا یہ میری گڑیا ہے؟ ہاں یہ تمہاری گڑیا ہے، اب اسے تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ سائیں ہماری بیٹی ہمیں واپس کر دیجیے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس قبیلے میں آئے جس کی پہچان لوگ نہیں جانتے۔ آمنہ بیٹا تم نہیں جانتی ہم کون ہیں، اور ہم لوگوں کو بھی نہیں بتاتے کہ ہم کون ہیں، مگر ہم تمہیں اس بات کی تسلی دیتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کو یہاں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جانتی ہو نشان والی ایک ہی شہزادی ہوتی ہے، صدیوں بعد پیدا ہونے والی یہ شہزادی راج کرتی ہے، لوگ اپنی زندگی اس کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں اور سب سے زیادہ اس کا شوہر۔ سائیں ہماری بیٹی ہے، یہ اکلوتی ہے، ہم آپ کے قبیلے کی سختیاں برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو شجاع؟ میر ابو بکر نے انہیں حوصلہ دینا چاہا۔ جبار ان کے پاس آیا اور بول پڑا، میں وعدہ کرتا ہوں اپنی زندگی میں کوئی تکلیف انابیہ تک آنے نہیں دوں گا، جب تک میری سانسیں چلتی رہیں گی تب تک ان کی خوشی میرے ساتھ رہے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج آپ سب کے سامنے کہ کبھی انہیں کسی تکلیف کے نزدیک بھی جانے نہیں دوں گا، مگر خود سے بھی دور بھی نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر سب لوگ حیران ہو گئے، جبکہ انابیہ نے آنکھیں کھولی اور جبار کو دیکھا۔ گڑیا میری ڈول۔ آمنہ نے فوراً آگے بڑھ کر اسے جبار سے لینا چاہا۔ آمنہ بیٹا جو طے ہے وہ طے ہے، تم اسے جبار سے الگ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جبار کی ہے۔ شجاع خان آگے آئے اور آمنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آمنہ تم چھوڑ دو، ابھی جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو، ہم بعد میں سب کچھ دیکھ لیں گے۔ آمنہ پیچھے ہٹ گئی جب میر سائیں نے فوراً حکم دیا کہ نکاح کا انتظام کیا جائے۔ نکاح کے فوراً بعد آمنہ نے جبار کے ہاتھ سے اپنی بیٹی لے لی۔ آمنہ انابیہ کو لیے کر فوراً سب سے دور ہو گئی۔ جب نکاح خواہ آیا اور ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ یہ ایک ایسا تعلق تھا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ نکاح کے فوراً بعد آمنہ نے جبار کے ہاتھ سے اپنی بیٹی لے لی۔ آمنہ انابیہ کو لے کر فوراً سب سے دور ہو گئی، جبکہ شجاع اور میر سائیں کی بات ہوئی۔ جو بات طے ہوئی وہ انابیہ کا مستقبل طے کر گئی۔ تیمور اس وقت باپ سے انابیہ کے نکاح کے بارے میں سن رہا تھا۔ اس بارے میں سنتے ہی اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ اپنے باپ کو کیا کہے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ بہت چھوٹی تھی، اس وقت آپ نے ان کی بات کیوں مانی؟ وہ کھلونا نہیں تھی جو آپ نے ان کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ ملک کا کتنا بڑا آدمی ہے اور اس کے بارے میں آج تک کوئی جان نہیں پایا۔ وہ کہاں رہتا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے؟ بیٹا ہم یہ بات جانتے تھے، اس وقت بھی مجھے اس کے بارے میں یہ بات نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اب کی بار ہم دونوں واپس بلوچستان جائیں گے اور میں وہاں پر جا کر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ انابیہ کو طلاق ہو جائے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے رشتے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں سے جاتے ہیں، میں خود اس کی خلا کا کیس دائر کروں گا۔ انابیہ کو ہوش آ رہا تھا، اسے اپنا سر بہت زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا، مگر اسے آج اپنے نشان میں تکلیف نہیں بلکہ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ جبار اس کے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا اور اس کا ایک ہاتھ انابیہ کے سر پر تھا جبکہ دوسرا ہاتھ انابیہ کے پیٹ پر تھا۔ انابیہ کو کوئی بھاری چیز اپنے پیٹ پر محسوس ہوئی تو یہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے جیسے ہی حرکت کی
जब्बार जाग गया। मेरी शहजादी जाग गई हैं, कैसी हैं आप? जब्बार ने अनाबिया को उठते देखा तो उसे वापस लिटा दिया और उसके ऊपर झुकते हुए उससे पूछा। अनाबिया को पहले तो समझ नहीं आई कि ये यहाँ पर है और ये शख्स कौन है। फिर उसे जब मालूम हुआ कि ये एक अजनबी है तो उसने ज़ोरदार चीख मारी। उफ शहजादी, आप कितना शोर करती हैं। मैं हूँ आपका शोहर। आप मुझे नहीं जानती मगर मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं जब्बार खान। अनाबिया लेटे लेटे ही उससे दूर हुई और चीखते हुए बोली, कौन हो तुम? मैं यहाँ पर कैसे आई? आप मेरी बीवी हैं। हमारा निकाह बहुत पहले बचपन में हो चुका है। मेरा कोई निकाह नहीं हुआ किसी से भी। मैं तुम्हें नहीं जानती और ये कैसी दुनिया है जहाँ तुम मुझे ले आए हो? अनाबिया ने अपने इर्द गिर्द कमरे की तरफ देखा जहाँ पर उसकी बेतहाशा तस्वीरें थी। उस कमरे में नीली बेड शीट थी जबकि पर्दे सफ़ेद और नीले थे। फर्श पर बिछी हुई कारपेट भी नीले रंग की थी। मैंने कहा, मुझे जाने दो, मेरा तुमसे कोई निकाह नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपको हमारे निकाह पर शक है तो हम दोबारा निकाह कर लेते हैं ताकि आपको एतबार हो जाए। मैं अभी जाता हूँ बाहर और सबको कहता हूँ कि निकाह ख्वान बुलाएं। ये उसकी बात सुनकर शदीद खौफजदा हो गई और बेड से लग गई। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। जब्बार उसके नज़दीक आया और उसका हाथ थाम कर लबों से लगा लिया। मुझसे अब और दूरी बर्दाश्त नहीं होती आपसे शहजादी। आपके वालिद आपको हमें देने से इनकार करते हैं। वो अपना वादा भूल रहे हैं जबकि हम अपना वादा याद है। आप 3 साल की थी जब आपको हमारे पास लाया गया और हमारा आपसे निकाह हुआ था। हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको याद है या नहीं कि हमारा निकाह हुआ था। हम आपको अपनी बीवी मानते हैं। हमारे लोग इस बात के गवाह हैं कि आप हमारी बीवी हैं। आपकी तसल्ली के लिए हम दोबारा निकाह करते हैं, वरना आप हमारी बीवी हैं। हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। झूठ बोलती हो तुम एक वैशी इंसान हो। मैंने कहा ना, मुझे नहीं याद कि हमारा निकाह हुआ था। जब्बार ने अपनी कलाई आगे की और अनाबिया की कलाई भी आगे की। दोनों की कलाई से रोशनी निकली जो अनाबिया के माथे पर जा लगी। अनाबिया को बचपन का मंजर नजर आया जहां उसकी माँ बाप उसे मीर के पास लेकर आए थे। जब्बार ने उसे सारा मंजर दिखाया जिससे अनाबिया की चीख निकल गई। तुम कौन हो? तुम इंसान नहीं हो। मैं इंसान ही हूँ। मुझे देखो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा कहता हूँ शहजादी कि मैंने निकाह ख्वान बुला रहा हूँ। तुम दोबारा निकाह कर लो अपनी तसल्ली के लिए। और एक बात, मैं तुमसे दूरी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अभी भाभी आएंगी और वालदा दादी जान के साथ सब कुछ समझा देगी आपको। जब्बार उसे छोड़कर उठ गया। मुलाजमाएं अंदर आ गई। एक 30 साला लड़की अंदर आई। उसके हाथ में एक खूबसूरत लाल रंग का दुपट्टा था। ये बेइंतहा खूबसूरत थी और उसने महारानियों जैसा लिबास पहन रखा था। उसके सर पर खूबसूरत हिजाब था। ये अंदर आई तो अनाबिया को रोते हुए पाया जबकि मुलाजमाएं अनाब को चुप करवा रही थी। शहजादी, आप इतना रो क्यों रही हैं? उसने नज़र उठाकर उसे देखा। क्या तुम नहीं जानती मैं क्यों रो रही हूँ? मुझे अगवा किया गया है और जाने ये कौन सी दुनिया है। शहजादी, आपका निकाह बचपन में ही जब्बार मीर से हो गया था। अब इसको बदल नहीं सकते। आप अगर निकाह दोबारा नहीं भी करेंगी तो इनसे उनको या किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब इस बात के गवाह हैं कि आपका निकाह हो चुका है। यकीन जानिए, मीर जब्बार अब आपसे दूर नहीं रहेंगे। इसीलिए बेहतर है कि आप अपनी तसल्ली के लिए दोबारा निकाहनामा साइन कर दें। अनाबिया ने नजरें उठाकर इस लड़की को देखा और रोते हुए कहा, क्या तुम्हारी कोई बेटी नहीं या तुम्हारी कोई बहन नहीं जिसके साथ ऐसा हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? यकीन कीजिए शहजादी, अगर आपसे जबरदस्ती निकाह हो रहा होता जब्बार का तो मैं उन्हें कभी भी ना करने देती, मगर आप उनकी बीवी हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। इस लड़की ने और भी बहुत सी बातें की जिससे ये बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। इसलिए जब निकाह वाले आए तो उसने मजबूरन निकाह के लिए हाँ बोल दिया। जैसे ही इसने निकाह के लिए हाँ बोला, हर तरफ बहुत ज्यादा आतिशबाजी शुरू हो गई। आतिशबाजी की आवाजें अंदर महल तक आ रही थी। मुलाजिम आए और ये लड़की जो अंदर आई थी फौरन बाहर की तरफ गए ताकि ये आतिशबाजी देख सके। मुबारक हो हमारी शहजादी, अब मुकम्मल तौर पर हमारी हैं। अनाबिया बेड पर बैठी हुई थी। उसे सफेद रंग की मखमली पोशाक पहनाई गई थी। इसके इर्द गिर्द नीले रंग के खूबसूरत से मखमल की ही चादर थी। जब्बार चलता हुआ उसके पास आया। अनाबिया बेड पर सहमी हुई थी। जब्बार उसके नजदीक आया। उसके पास आते ही उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे बाहों में उठा लिया। अनाबिया इस वक्त
इतनी डर चुकी थी कि उसका रोम रोम कांप रहा था। जब्बार उसे लिए बाहर आया और कमरे की बाहर बालकनी में खड़ा हुआ। उसने आंखें बंद की तो उसके सफेद रंग के पर निकल आए। अनाबिया तो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। उसका अंदर तक ऐसा कांप गया कि उसे ऐसे लगा कि उसे अकेला सांस नहीं आएगा। जब्बार उसे थामे बालकोनी के करीब आया और छलांग लगा दी। अनाबिया की चीखें सुनने वाली थी। जब्बार उसे लिए जो ही उड़ा, अनाबिया ने आंखें सख्ती से बंद कर ली। वो नहीं जानती थी कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है और आखिर कौन सी मखलूक है ये जब्बार। आंखें खोले शहजादी, देखें दुनिया बहुत हसीन है, बेहद प्यारी। अनाबिया ने आंखें खोली तो उसके सामने सरसब्ज और शादाब तरकती तरकते रात बहुत गहरी हो चुकी थी। इसी खातिर चाँद की चांदनी वाज़ेह थी। जब जब्बार ने इसे ऊपर ले जाने के लिए अपने पर फैलाए, ये इसे लिए और ऊपर आ गया। मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जब्बार उसे लिए और ऊपर चला गया। अनाबिया की चीखें सुनने वाली थी। जब्बार उसे बिल्कुल दरख्तों के वसत में ले आया। अनाबिया ने डरते हुए आंखें खोली तो उसे अपने सामने जब्बार के पर नजर आए जो उसके इर्द गिर्द फैले हुए थे। वो नीले और सफेद रंग के थे। इस वक्त शदीद सर्दी थी, हर तरफ बर्फबारी थी और हर चीज को बर्फ ने ढका हुआ था। दरख्त भी बर्फ में सफेदी लग रहे थे। ये हमारी रियासत है शहजादी, ये मेरा घर है। आप अपनी रियासत देखें, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक हमारी रियासत की हद है। जब्बार ने उसका चेहरा अपने हाथों से ऊंचा किया। अनाबिया की नजर जहाँ तक जा रही थी वहाँ तक रोशनी थी और घर बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे थे। पूरा शहर रोशनियों में जगमगा रहा था, जबकि इन घरों की वसत में एक खूबसूरत महल था जो इन सब से ऊंचा था और सबसे खूबसूरती से सजाया गया था। ये शहर आज आपकी वजह से सजा है और इसे मेरे लोगों ने खास तौर पर सजाया है। वो देखें हमारा खान महल। अनाबिया ने सामने इन सब में सबसे खूबसूरत ये महल सजा देखा। उसे ये महल बहुत खूबसूरत नजर आया, मगर जहाँ पर ये इस वक्त जब्बार की परों में छुपी हुई थी और वहाँ उसका दिल बहुत ज्यादा खौफ से कांप रहा था। अनाबिया ने जब्बार के सीने में सर छुपा लिया। आपको पसंद आया? मैं बहुत साल इस लम्हे बारे में सोचा है जहाँ मैं आपको अपने परों में छुपाकर यहाँ ले आऊं। शहजादे प्लीज नीचे उतारे मुझे डर लग रहा है। जब्बार ने इसकी बात क्यों इग्नोर किया। अब आपको अपने लोगों से मिलना है जो आपका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। जब्बार उसे लिए आगे की तरफ आया और एक सरसब्ज शादाब जगह पर उतरा जहाँ बेतहाशा रोशनी थी मगर नीली। अनाबिया ने इर्द गिर्द देखा। जब्बार ने पर उसके इर्द गिर्द से नहीं हटाई क्योंकि बहुत सख्त सर्दी थी और जब जब्बार के पर अनाबिया के इर्द गिर्द इतनी सख्त सर्दी से बचा रहे थे। अनाबिया का जिस्म सर्दी से कांप रहा था। सामने ही सफेद रंग का पिंजरा था जहाँ से दो भूरी आंखें उसे घूरे रही थी। जब्बार ने अपने हाथ को सामने किया जिससे रोशनी निकली और पिंजरा खुल गया। एक शेर चलते हुए उनके सामने आ खड़ा हुआ। अनाबिया की आंखें खौफ से फट गई। शेर! अनाबिया जब्बार के साथ बिल्कुल ऐसे लग गई जैसे एक छोटा बच्चा खौफ से माँ की आगोश में छुप जाता है। शेर, तुम्हारी शहजादी डर रही है। शहजादी, हमसे मत डरे, हम तो आपके गुलाम हैं। अनाबिया को समझ नहीं आई कि उसे ये आवाज कहाँ से आ रही है। उसने सामने देखा तो उसे अपना वहम लगा कि शायद उसके कान बजना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई, ये हम ही हैं शहजादी, घोड़ी शेरदाद आपके गुलाम। उसके साथ ही शेर ने अपना रूप बदला और एक इंसान उसके सामने आ गया। ये शख्स बेइंतहा खूबसूरत था मगर जब्बार से कम। ये अनाबिया के सामने घुटनों के बल बैठा और झुककर सलाम किया। शहजादी को उनके गुलाम शेरदाद का सलाम। आपका गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। जब्बार ने अपनी अनाबिया के इर्द गिर्द से हटाए। वो चाहता था कि अनाबिया खुद आगे बढ़े और शेरदाद से मिले, मगर अनाबिया के पैर यहीं पर जम चुके थे। इसकी आंखों में बेइंतहा खौफ आ चुका था। ये बिल्कुल बेहोश होने के करीब थी। अनाबिया ने गोरी के पैरों की तरफ देखा जिसके पैरों की 4-4 उंगलियां थी और उसके पैरों पर शेर जैसी खाल थी। शेरू, शहजादी डर रही है। गोरी फौरन फर्श से खड़ा हुआ। उसके पीछे से 5-6 लोग निकले जिनके पैर भी ऐसे ही थे। अनाबिया ये देखते ही खौफ से चीखने लग गई, अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। जब्बार उसके करीब नहीं आया बल्कि वो उससे ये बात बताना चाहता था कि ये लोग भी उसी के ही हैं। शहजादी, मिलिए इन लोगों से। एक रियासत हमारी वो है जहाँ हम रहते हैं और एक रियासत हमारी ये है, ये भी हमारे लोग हैं। अनाबिया ने एक नजर इन लोगों की तरफ देखा और एक नजर जब्बार को। इसकी आंखें जवाब दे गई, और ये
गिरने ही लगी थी जब जब्बार ने उसे थाम लिया। तुम सबकी शहजादी को बहुत वक्त है अभी तुम सबको समझने में, उनको ले जा रहा हूँ मैं, अगली मुलाकात दरबार में होगी। जब्बार उसे थामे उड़ा। ये अनाबिया को लिए महल वापस आया और आते ही अपने कमरे में चला गया। उसने अनाबिया को बेड पर लिटाया। मेरी जान, मेरी शहजादी, कल मैं आपको आपके वालिद से मिलवाने ले जाऊंगा। वो बहुत जालिम है, मैंने आपको कई बार उनसे मांगा, वो इनकार कर गए। अब आप मेरी दस्तरस में हैं और वो अब या तो बखुशी हमारी शादी पर राजी होंगे या सारी जिंदगी आपको देखने के लिए तरस जाएंगे। जब्बार उठा और उसकी दूसरी तरफ लेट गया। अनाबिया पर कंबल डालकर उसने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अरमान बेयकीनी के साथ बैठा हुआ था। दोपहर से रात हो गई। ये कई बार मज़ार के अंदर गया मगर अनाबिया का कहीं नामो निशान नहीं था। ये बेइंतहा परेशान था। उसने इस बात की लोगों से छानबीन की कि यहाँ कोई लड़की आई थी मगर किसी ने जवाब ना दिया। ये सोच नहीं सकता था कि अनाबिया उसके सामने सीढ़ियों पर चढ़ गई और फिर गायब हो गई। नानी, आप मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताती? इसका क्या ताल्लुक है इस मज़ार से? आप लोग इसे बलूचिस्तान क्यों नहीं आने देती थी और खुसूसन आपने इसे मज़ार पर जाने से क्यों रोका था? बता दीजिए मुझे, वरना हम इसे खो देंगे। अरमान थक हार कर नानी की मिन्नत करने लगा। उसकी नानी इस वक्त बेतहाशा रो रही थी। शायद वो जान चुकी थी कि अनाबिया कभी भी इनके पास दोबारा वापस नहीं आ सकती। इसके बाप से पूछना, इसने बचपन में ही मीर कबीले के सरदार से इसके निकाह कर दिया था। हम नहीं जानते कि मीर सरदार कहाँ रहता है और वो हमेशा मुझे एक ही बात कहता था कि अम्मा, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी बेटी को कभी बलूचिस्तान मत जाने देना, और खुसूसन मेरे कबीले के मज़ार पर। सारी जिंदगी आमना अपनी बेटी को बचाती रही और तुम लोगों की एक गलती से हमसे हमेशा दूर ले गई। सारा पानी की बोतल लिए गाड़ी के अंदर आई। उसके सामने ही उसकी बहन जैसी कजन गायब हुई थी। ये और अरमान बिना कुछ खाए पिए उसे ढूंढ रहे थे। नानी, आप ये सब बातें इतनी आसानी से कैसे कह सकती हैं? मामू जान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? वो किसी अनजान शख्स से उसका निकाह कैसे कर सकते हैं? वो अनजान नहीं, मीर कबीले का सरदार है, तुम्हारे इलाके का सरदार। क्या तुम उसे नहीं जानते? सरदार मीर अब्दुल जब्बार खान, वो शख्स उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो एक जिन है। कोई इसकी फैमिली का ठिकाना नहीं जानता। लोग इसके नाम से काम चाहते हैं। मामू कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो वो सारी जिंदगी सुधारने की कोशिश करता रहा है, मगर वो ये क्या कर सकता है? वो उसका निकाह बचपन में ही उससे कर चुका था। अरमान, तुम मामू को कॉल करो और उन्हें बताओ को वो यहाँ पहुँचे। कम से कम वो उनके किसी ठिकाने को तो जानते होंगे। मैं करता हूँ उन्हें कॉल कि वो जल्द अज जल्द यहाँ पहुंचे और अनाबिया को हमारे साथ तलाश करें। तैमूर इस वक्त अनाया के केयर टेकर के साथ खड़ा हुआ था। ये बच्ची 3.5 साल की थी। इसकी माँ बाप का कत्ल हुआ था जिनका केस तैमूर ने लिया हुआ था। इस बच्ची के घर वाले इसको जायदाद की वजह से मार देना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि वो उसे अपने पास रखे, उसके जरिए इसकी जायदाद को हासिल करे। सर, आप मुझे वो पेपर दिखाएं जिसे अदालत ने आपको अनाया की कस्टडी दे दी है। इस औरत ने अनाया को उसके हवाले करने से इनकार कर दिया। तैमूर ने अपने बैग में से पेपर निकाले उसके सामने दिए। मैंने इस बच्ची की कस्टडी के लिए अप्लाई किया है मैडम, और मुझे इसकी कस्टडी मिल चुकी है। अब ये मेरी बेटी है तो बराए मेहरबानी मुझे इसे सौंप दीजिए। कागजात बहुत पक्के थे, इसी खातिर केयरटेकर जाकर अनाया को कमरे से ले आई। अनाया एक हसास बच्ची थी। ये जो ही बाहर आई उसने तैमूर को देखा तो फौरन उसके पास आ गई। अंकल, आप मेरे बाबा को लेकर आए हैं क्या? मैंने आपसे कहा था ना कि आप जब दोबारा आए तो मेरे बाबा को कहिएगा कि मैं उन्हें बहुत याद कर रही हूँ। तैमूर आगे बढ़ा और अनाया को अपनी गोद में उठा लिया। मेरा बेबी, मैंने आपके बाबा से बात की है। वो कह रहे हैं कि आज से तैमूर ही मेरी बेटी के बाबा हैं। आप जानते हैं ना कि वो कहाँ पर है? वो जन्नत में है और वहाँ से वो आपके लिए तोहफा भेजा करेंगे, मगर उसे अब दोबारा वापस नहीं आ सकते। नहीं अंकल, मैंने इनके पास जाना है। बेटा, मैं आपको बताया था ना कि मैं आपका केयरटेकर हूँ। अब आप मेरे साथ ही रहेंगी। आपके बाबा अब जन्नत में है, आपकी मम्मा के साथ। वो नहीं आ सकते। क्या आप अपने तैमूर बाबा के साथ नहीं जाओगी? आप पहले प्रॉमिस करें आप मेरे बाबा के तोहफे देंगे।
पक्का वाला प्रॉमिस मेरा बच्चा। अनाया उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अब तैमूर ने उसका सामान लिया, जहाँ से उसे एयरपोर्ट जाना था, जहाँ उसके वालिद उसका इंतजार कर रहे थे। अनाबिया की आंख जो ही खुली, उसे अपने साथ किसी इंसान के होने का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि किसी वजूद के साथ लगी हुई है और किसी ने उसके आसपास बाजू बहुत आराम से फैला कर रखे हैं, जबकि सर किसी के कंधे पर था। उसने सर उसके कंधे से उठाकर देखा तो जब्बार की दाढ़ी उसे नजर आई। जब्बार बेइंतहा खूबसूरत था, उसके साथ खड़ा हुआ कोई देवकामत ही लगता। अनाबिया ने उसके हाथ अपने आसपास से हटाने चाहे, मगर ये बिल्कुल भी उन्हें हिला न सकी। शहजादी, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब तक हम नहीं उठेंगे आप नहीं उठ सकती। जब्बार ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा, जो बहुत ज्यादा तस्बज़ब के आलम में थी। वो सोच नहीं सकती थी कि एक दिन में उसके साथ कितना बड़ा हादसा हो चुका है। ये अपने घर से बहुत दूर आ चुकी है और उसे ये भी नहीं मालूम कि उसका शौहर इंसान है या जिन। ज्यादा सोचिए मत, मैं जो भी हूँ आपको जल्दी मालूम हो जाएगा। हमने आपसे वादा किया था कि हम आज आपको आपके वालिद के घर ले जाएंगे। हम इनसे बात करना चाहते हैं कि वो बहुत इज्जत से ये शादी कबूल कर ले, और ये भी कि आप हमारी बीवी हैं, वरना आप कभी उनसे मिल नहीं पाएंगी दोबारा। ये कोई जोर जबरदस्ती है? पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि क्या हम अपनी दुनिया में हैं या नहीं। आप अपनी दुनिया में ही हैं, मगर हमारी रियासत बिल्कुल अलग है। हम अपने लोगों को इन सब लोगों से मिलवाना नहीं चाहते। हमारे लोग बहुत मासूम हैं और हम नहीं चाहते कि लोग उनका गलत फायदा उठाएं। ये उठा और अनाबिया को भी अपने साथ ही उठाया। अनाबिया ने कमरे में इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। जहाँ तक उसकी नजर जा रही थी उसी की तस्वीरें लगी हुई थी। आपको कमरा तो पसंद आया ना शहजादी? हमने आपकी पसंद के मुनासिबत से ही ये कमरा तैयार किया है। आपसे अब से नहीं, बहुत सालों से। हम आपको नहीं जानते, इससे खातिर हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हम इस किस्म की बातों से कोई गर्ज नहीं। हमें तो ये बात भी मालूम नहीं कि आप ये बात सच कह रहे हैं कि हमारा निकाह बचपन में हुआ था। आपको हकीकत आपके वालिद से मिलकर मालूम हो जाएगी। उठे, नीचे सब आपका नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। वो सब अपनी मीर शहजादी से मिलना चाहते हैं। आपके खास मुलाजमा आपके पास आने वाली हैं। इसे देखकर डर मत जाइएगा। अगर आप अपने लोगों से डर जाएंगी तो इनका दिल टूट जाएगा। वो आज से नहीं, बहुत सालों से आपका इंतजार कर रहे हैं। उससे क्या चाहते हैं आप कि मैं इन जिनों की दुनिया में रहूं? ये लोग आपके लोग हैं। अब आपको ये बात समझनी है कि आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये इंसानियत के दोस्त हैं। हम आपको हकीकत से आगाह करेंगे। तब तक आप इनके साथ बहुत अच्छा रवैया रखें।